कॉमर्स एक्सेस सीआरएम। आज हम लोग अपनी सीआरएम की लास्ट क्लास करेंगे जिसमें हम लोग अपने बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमने दो क्लासेस में अपने सब कुछ कंप्लीट किया और कुछ भी अब मुझे लगता नहीं कि इसके बाहर से कुछ भी आएगा आज की जो हम लोग क्लास अपनी पढ़ लेंगे उसके बाद में। ठीक है, तो आप लोग मतलब पूरा स्कोर कर सकते हैं जो आपका पेपर आएगा उसमें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो सीआरएम है क्या एक्चुअली में। सीआरएम मतलब आपके दिमाग के अंदर कि कस्टमर को किस तरीके से मैनेज किया जाए, बस वही चीज़ है कि आप अपना दिमाग, अपना एप्टीट्यूड किस तरीके से लगाते हो अपने कस्टमर्स को अपने तक रिटेन करने के लिए। ठीक है, तो सीआरएम कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यही चीज़ें हैं। और बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं इस सारी वीडियो के साथ में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए और उन तक पहुँचाइए हमारी वीडियोज़ को। भैया बहुत मेहनत से मैं अपने लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ और आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऊपर तक शेयर नहीं कर रहे हो। यार अपने दोस्तों तक शेयर तो एटलीस्ट कर दीजिए ना। या फिर अगर आपका कोई ग्रुप है जिसमें आप स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं तो वहाँ तक पहुँचा सकते हो। आप कुछ भी करिए, मतलब वीडियोस को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए। तो इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छे, जब अभी मैं आप लोगों का स्टार्ट करूँगा रिवीजन, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और भी ज़्यादा लेके आऊँगा अगर ज़्यादा बच्चे हम रीच पहुँचेगी ज़्यादा बच्चों तक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बाकी देखो क्या है, सीआरएम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है। तो सीआरएम की इम्प्लीमेंटेशन की कुछ फेसेस होते हैं। ठीक है, कि मतलब हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है ना। चाहे हम कहीं से भी स्टार्ट करें, तो पढ़ाई भी अगर हम स्टार्ट करें तो एक प्रोसेस होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिर हम लोग ग्रेजुएशन में आते हैं, फिर पीजी में आते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, एंड देन हम लोग नेट क्वालिफाई करके क्या करते हैं, पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सीआरएम की भी कुछ अपनी इसी तरीके की कुछ प्रोसेसेस हैं, तो हम लोग वो देखते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन या फिर सीआरएम प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, कि सीआरएम स्टार्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले जो हमारी चीज़ आती है वो आती है कि भैया डेवलप द स्ट्रैटेजी फॉर द सीआरएम। बहुत ज़्यादा ईजी सी बात है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वो कैसे, जैसे आपको मतलब अगर ये वाला जो हमारा ये था सब्जेक्ट जो था सीआरएम, या फिर हम देखें अगर डीएफसीसीएल का आपने फॉर्म फिल किया, ठीक है, आपको डीएफसीसीएल में भर्ती लेनी है, तो आपने क्या करी, सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाई कि किस पोजीशन से कितना नंबर का सब्जेक्ट आता है। ठीक है, मार्केटिंग आती है, इकोनॉमिक्स आती है, मैथ्स आएगी, जीए आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी। तो इससे हमको क्या पता लगा कि हमने एक स्ट्रैटेजी बना ली कि भैया ये सब्जेक्ट्स आएंगे, अब मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, जब आपको पता लग गया कि ये आपको पढ़ना है, तो ये क्या था, आपकी स्ट्रैटेजीज थी। और उसके बाद में अब कहाँ से क्या पढ़ना है, फिर आप लोग उसमें क्या करोगे, फर्दर अपनी प्रोसेस करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक प्लानिंग बनाया, और प्लानिंग में आपने क्या किया कि मतलब स्ट्रैटेजीज बनाई कि हमको भैया ये फॉर्म तो फिल कर दे रहा हूँ, बट ऐसा ना कहीं मतलब इतना महंगा फॉर्म है और फिर मेरे पैसे बर्बाद हो जाएं और मैं कहीं सेलेक्ट ना हो पाऊँ। तो इसके लिए मुझे पहले क्या करना चाहिए, एक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और स्ट्रैटेजी पे मुझे काम करना है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपने क्या किया कि अपने सबसे पहले अपने मतलब सब्जेक्ट्स की एक वो बना के, लिस्ट बना के, ठीक है, ये सब कुछ करके अपनी स्ट्रेटजीज को तैयार किया। आगे चलें, बिल्ड सीआरएम प्रोजेक्ट फाउंडेशंस। अब क्योंकि हमारी बात तो सीआरएम की हो रही है मेन, तो ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने डेवलप किया किसको, सीआरएम स्ट्रेटजीज को। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, बिल्ड सीआरएम प्रोजेक्ट फाउंडेशन, कि हमें ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कि हमें किस किस से फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग अपने इसमें इंक्लूड करें। तो ये हमने क्या किया, फिर अपने प्रोजेक्ट फाउंडेशंस में लेके आए। उसके बाद में क्या आता है, नीड स्पेसिफिकेशंस एंड पार्टनर सिलेक्शन। फिर हमने अपने पार्टनर्स को सेलेक्ट किया, अगर भैया हमें कोई भी सामान अपना भेजना है डीएफसीसीआईएल में, ठीक है, रेलवे के थ्रू, तो हम किस किस को अपना पार्टनर बनाए। मतलब मानो कि हर जगह पे तो रेलवे नहीं है, ठीक है, इस बात को मानो कि नॉर्थ ईस्ट का जैसे कोई पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ तक रेलवे नहीं है, और आपके कुरियर मतलब आपके डीएफसीसीआई ने यहाँ से पूरे कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया कि सर हम आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचाएंगे, तो आपको किस तरीके से पहुँचाना है। ठीक है, आपको बाय ट्रक के थ्रू पहुँचाना है, या फिर क्या करना है आपको कि मतलब ट्रक बाय रोड किस तरीके से पहुंचाना है। ठीक है, आपने यहाँ से गुवाहाटी तक पहुंचाया मान लो बाय ट्रेन, ठीक है, फिर उसके आगे अरुणाचल प्रदेश का कोई लास्ट पॉइंट था वहाँ तक आपको पहुंचाना था, फिर आपने वहाँ से आगे किससे पहुंचाया, ट्रेन बाय ट्रक, फिर वहाँ से आगे आपने देखा कि यहाँ से तो आगे जाते हैं, फिर यहाँ से आगे घोड़े जाते थे, फिर आपने बाय घोड़े के थ्रू। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मतलब पार्टनर को सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर क्या था हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। फिर ये सबको मतलब जितना भी आपने रणनीति अपनी बनाई थी यहाँ तक पहुँचाने तक की, इस पूरे को इम्प्लीमेंट करना एट फाइनल में, और फिर उसके अंदर परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना कि हमने जो यहाँ से जो प्रोजेक्ट अपना माल भेजा था वो सही सलामत वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। ठीक है, ये क्या था, ये इसका था सीआरएम की प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी प्लानिंग जो होती है ना, उसकी प्रोसेस 100% यही रहती है, फिर चाहे वो किसी में भी हो। कैसे, आपने मार्केटिंग पढ़ी थी, मार्केट में सबसे पहले क्या, डेवलप द प्रोडक्ट,
ठीक है। फिर उसका फाउंडेशन या फिर प्रोजेक्ट डिफाइन करना, फिर उसकी स्पेसिफिकेशंस या फिर हमको ये देखना कि हम मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे, और फिर उसके बाद में उस प्रोडक्ट को क्या करना, मार्केट में धकेल देना, और फिर उसके बाद में उसकी एवोल्यूशन करना कि हाँ भैया हमारा जो प्रोजेक्ट था वो मार्केट में जाके सक्सेसफुल है या नहीं है, अगर नहीं है तो किन कारणों की वजह से नहीं है, अगर हो गया तो हम इसमें और भी ऐसा बेहतर क्या करें कि हमारा मार्केट में जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो और भी ज़्यादा सक्सीड कर जाए। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस है क्या दोनों में? नहीं यार, दोनों की दोनों ही सेम थे। चलो आगे चले। रोल ऑफ CRM मैनेजर। अब देखो आप लोग जब उसमें जाओगे तो आप लोग क्या करोगे, CRM मैनेजर्स बनोगे। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेहनत भी करनी है। कोई बात नहीं, आप मेहनत तो आप करोगे, जब मेरी क्लासेस देखोगे तो आपकी मेहनत ऑटोमेटिकली हो ही रही है, बस आप लोग को थोड़ा सा फोकस और करना है। अब उसमें जाके आपके रोल्स क्या होंगे, वहाँ पे जाके जब आप गए किसी भी कंपनी में तो CRM के थ्रू आपके रोल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रोल जो आता है वो ये आता है कि डेवलपिंग CRM प्रोग्राम्स। ठीक है, आपको CRM के क्या करने हैं, प्रोग्राम्स को बनाना है। फिर उसके अंदर डायरेक्शन करनी है, मतलब आपके अंडर में कोई लोग होंगे। ठीक है, जब आप CRM के उसमें जाएंगे तो फिर आपके अंडर में कुछ लोग होंगे तो आपको उनको डायरेक्ट करना, उनकी बातों को सुनना कि हाँ भैया कि आप लोग बताइए, हमको कुछ सजेशन दीजिए नीचे से क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर फिर क्या आएंगे कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आपके अंडर में जो भी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनके बीच में कोई भी रेजोल्यूशन मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो कहता है कि ना भैया मेरी ये चीज़ है, मेरी ये चीज़ है, मैं इस वाली टैक्स पे बैठूंगा, तो आपको ये सब कुछ को क्या करना, रेजोल्यूट करना। या फिर आपके और आपके जो पार्टनर जो है उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, उसको रेजोल्यूट करना। या फिर आपका जो कस्टमर है उसकी कोई प्रॉब्लम आ गई, उस चीज़ को रेजोल्यूट करना। ठीक है, पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना अपनी कंपनी की, जिसके लिए भी आप जा रहे हो, DFCCIL के जा रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे, पॉजिटिव अपनी इमेज रखोगे वहाँ पे आके। फिर फॉलो थ्रू, फिर इस चीज़ को क्या करना, इस चीज़ को अपने आपने देखो डायरेक्ट किया, लिसनिंग किया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया, और जब सबको सही चल रहा है तो इन सब चीज़ों को आगे लेके चलना। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ रहेंगी कि भैया तो आपका कंप्यूटर पे सही से काम हो रहा है, आपका नेटवर्क सही है, कहीं ऐसा ना हो ना कि कस्टमर आपको फ़ोन करे कि सर मेरा प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा। आप उससे बोलोगे कि मेरा आपका प्रोडक्ट नहीं पहुँच पाया क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट कनेक्शन अच्छा नहीं था, या फिर हमारे यहाँ पे आज लोग आए नहीं। ठीक है, तो आप लोग को ये भी सब चीज़ें देखनी है। फिर उसके बाद में क्या आता है हमारा कोचिंग सेशंस, कि आपके जितने भी कोई अगर अंडर में लोग आ रहे हैं या फिर कोई मतलब ऐसा है जिसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग उनको ट्रेनिंग दो, सो दैट वो क्या करे कि अच्छे से काम कर सके और आपकी कंपनी आगे क्या हो, बढ़ सके। कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर के साथ में क्या करना, अपना इंटरेक्शन करना, सो दैट कि आप लोग जो आपका कस्टमर है वो कहीं मतलब पिछड़ा हुआ महसूस ना करे, और क्या महसूस करे कि हाँ भैया कंपनी हमारे बारे में सोचती है और हम लोग कहीं ना कहीं इसको क्या करेंगे, इस कंपनी के साथ में फ्यूचर में जुड़े रहेंगे। ठीक है, फिर कम्युनिकेट करना चीज़ों को, और फिर उसके अंदर क्या आता है, रिपोर्टिंग टू सीनियर मैनेजमेंट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ मतलब आती है जिससे आप लोग को अपने सीनियर्स को बताना चाहिए, तो आप लोग को अपने सीनियर्स को बताना। बस इतने ईजी से रोल्स हैं, और कुछ रोल्स हैं ही नहीं मैनेजर के। तो यही नॉर्मल से रोल्स हैं यार, हर किसी के यही होते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ CRM मैनेजर का नहीं, मैं तो कहूँगा अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में कुछ भी जॉब करते हो तो उसमें भी आपके यही रूल्स रहेंगे। ठीक है, चलो आगे चलें अपने। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको एक तो रोल प्ले करना है और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। ठीक है, कंपनी में आप लोग इसका नोट बना लो कि आप लोग इसको अच्छे से लिख लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं क्या मेरी, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट भी हो गए और ये वाला क्वेश्चन भी नहीं भी आया तो भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप लोग मतलब जब उसमें जाओगे ना ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको वहाँ पे पता रहेगा कि मुझे क्या क्या करना है, सर ने हमको बताया था, तो इसकी वजह से अब हम उसमें ये चीज़ों से सक्सीड कर सकते हैं, तो आपको प्रमोशन मिलने में आसानी होगी, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले चलो देखते हैं मेजरेबल इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर्स। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर्स को मेजर करना है। मेंटेन और इंक्रीज रिकरिंग रेवेन्यू फ्रॉम द कस्टमर्स। ठीक है, अपने जो आपको रेवेन्यू जो हो रहा है कस्टमर से, या तो उसको मेंटेन करके रखो जितना है, कम से कम डाउन तो नहीं जाए। ठीक है, और अगर आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो फिर आप उसको इंक्रीज करवाओ, मतलब बढ़ाओ। तो उसके अंदर क्या था हमारा, डेवलप मेंटेन रीफरेंसिबल कस्टमर्स। हमको ऐसे कस्टमर्स को बना के रखना है अपने पास में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े रहें, उसको कम से कम छोड़ के ना भागे। डिक्रीज इन एग्जीक्यूटिव लेवल एस्केलेशन फ्रॉम असाइंड कस्टमर्स। ठीक है, हमको मतलब किसी भी तरीके के अपने कस्टमर के लिए कोई भी अगर दुविधा या कुछ भी तरीके का कुछ भी होता है तो उसको क्या करना, रेजोल्यूट करवाना, और फिर उसको
क्या करना, मतलब अपने कस्टमर को कंपनी में रिटेन करके रखना, उसको असाइन करके रखना उसमें। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको। फिर हमारा क्या आता है, एक्ट एज अ कस्टमर एडवोकेट विद ऑर्गेनाइजेशन। देखो आप क्या हो, मीडिएटर हो बीच में सीआरएम में। ठीक है, आप यहाँ पे क्या हो, मीडिएटर हो। आपका कस्टमर आपके आपसे बोलता है कि सर मुझे यूरोप, जैसे डीएफसीसीएल की बात करते हैं, ठीक है, हर कंपनी के अपने अलग अलग रहते हैं सीआरएम का। ठीक है, आप जैसे कस्टमर रिलेशन मैनेजर हो यहाँ पे, तो आपका कस्टमर यहाँ पे आया, सर मुझे ना ये वाला प्रोडक्ट अपना पार्सल करवाना है। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है क्या कि सर मुझे इसका आपको कम से कम 30 रुपये चार्ज करना है पर किलो का। ये क्या बोलता है, ये बोलता है सर मैं इतना नहीं दे सकता, मैं 25 रुपीज़ पर वो दूंगा, पार्सल दूंगा। ठीक है, तो जब आपका पर पार्सल ये 28 रुपीज़ और 25 रुपीज़ बोल रहा है और ये 30 रुपीज़ बोलता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये बोलेगा मैं 25 रुपीज़ से ज़्यादा दे नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो और लोग जो हैं कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, 25 रुपीज़ ही ले रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका कस्टमर कहीं ना कहीं भाग ना जाए। तो इसके लिए ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप लोग अपनी हायर मैनेजमेंट को समझाओ कि भैया आप लोग इस तरीके से हाई प्राइस क्यों चार्ज कर रहे हो, आपका कस्टमर आपसे यहाँ से भाग जाएगा। और जब आपका कस्टमर भाग जाएगा तो आप प्रॉफिट किससे कमाओगे। तो फिर मुझसे मत बोलना कि क्या क्या कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, सही से काम नहीं कर रहे, हमारा कस्टमर हमारे साथ में जुड़ नहीं रहा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना, ये चीज़ अब देखो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को देखनी है। चलो आगे देखें अपने इसका, डेवलप्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स गोल्स एंड स्ट्रेटेजी एज इट रिलेट्स टू द प्रोडक्ट सर्विस यूजिंग being used, assess the customer in reaching those goals and communicates those goals internally to help drive product service receiving। अपने कस्टमर की डेप्थ नॉलेज रखना, उसके बारे में सब कुछ जानकारी रखना कि वो क्या चाहता है, क्या चाहेगा इन फ्यूचर में। ठीक है, उसका पोटेंशियल क्या है, वो कितनी डिमांड और क्रिएट कर सकता है, कितना हमारा प्रोडक्ट को और लाइक करता है, और उसकी मतलब टेस्ट एंड प्रीफरेंस किस तरीके से चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों की नॉलेज रखना और इसके अकॉर्डिंग क्या करना, अपनी हायर अथॉरिटीज़ को बताना कि ये हम करेंगे तो हमारा कस्टमर रिटेन होगा और अच्छे से हमारे साथ में जुड़ेगा और न्यू कस्टमर्स को हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। अ सिंगल कॉन्टैक्ट एस्केलेशन पॉइंट फॉर क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस फंक्शनल इश्यूज होल्ड्स कस्टमर अकाउंटेबल फॉर मेंटेनिंग कॉन्ट्रैक्टेड लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग etc। ठीक है, ये सब चीज़ आपको समझ में आई कि ये आपकी जब आप DFCCL में जाओगे तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निभानी पड़ेगी। और आप देखो अगर आप क्लासेस को देख रहे हो तो आपका 100% इसमें क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम ट्रेंड्स इन CRM देखते हैं, तो आजकल देखो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो है ECRM। तो ECRM का मतलब क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक CRM, जिसमें हमारा मतलब आपका कोई भी कस्टमर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू आप लोगों से जुड़ता है, और यही आपका क्या है, मेन ट्रेंड है और फ्यूचर में भी आपका यही रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का मतलब पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं कि आज के टाइम पे हमारा जो चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड वो यही है कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक। अब हर एक चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक है यार, किस चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। चलो आगे देखें अपना, और हमारा क्या होता है, डाटा वेयर हाउसिंग। तो डाटा वेयर हाउसिंग में मतलब क्या होता है कि मतलब आप लोग का जितना भी डाटा है उसको क्या करके रखना, रोक के रखना कहीं ना कहीं, और उसको क्या करना आगे अपने तक मतलब उसमें कंपनी में अपने एक डाटा क्रिएट करना, सो दैट कि आप लोग जब फ्यूचर में अपने कस्टमर के लिए कुछ भी मतलब प्लानिंग करें तो उसमें आपको सब कुछ पता हो। इसका मतलब क्या था, हमारा डाटा माइनिंग फॉर CRM, और फिर आता हमारा एन इंट्रोडक्शन टू CRM सॉफ्टवेयर पैकेजेस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर पैकेजेस आज के टाइम पे कंपनीज यूज़ करने लग गई हैं, क्योंकि हमारी कंपनी में क्या है कि मतलब सॉफ्टवेयर इंडिया में बहुत ज़्यादा सस्ता है पहली बात। ठीक है, और फिर उसके अंदर सॉफ्टवेयर से मतलब आपका बुक का काम हम सब बंद हो जाएगा, और उसके बाद में मतलब आपको कुछ भी रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है कि अब फाइल बनाओ, ये करो वो करो। आप देखो जैसे PDF फाइल ही होती है, ठीक है, 1000-2000 पेजेस की PDF फाइल है, बट अगर आप उसमें कुछ भी Ctrl+F दबा के सर्च करते हो ना, तो उसमें क्या, अगर आपने एक वर्ड भी डाल दिया तो वो भी आपका क्या होता है, उसमें सर्च में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब फायदे किसके होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस के होते हैं। चलो आगे चलें, डाटा वेयर हाउसिंग। तो सबसे पहले हम लोग डाटा वेयर हाउसिंग अपना देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग ये डाटा बेस अपना क्या करते हैं, वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, वेयर हाउस का मतलब पता है आपको, वेयर हाउस का मतलब होता है कि गोदाम। ठीक है, तो आप लोग अपने डाटा का क्या करो, गोदाम बना लो, कि मतलब अपने सारे डाटा को क्या करो, इसमें ये आपका गोदाम है, इसके अंदर आप सारा का सारा अपना डाटा इसमें रख लो। तो जब आप अपने इसमें डाटा रखोगे तो इससे क्या होगा कि आप लोग को कुछ भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप लोग इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, एट द वेरी शॉर्ट टाइम में, मतलब कि एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में, कि आपको अभी डाटा की जरूरत है, आपने उस कस्टमर का मोबाइल नंबर या फिर कुछ भी डाला तो आपको क्या उस सारे पूरे डाटा का सब कुछ निकल के आ गया। डाटा वेयर हाउस इज एन एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस
डाटा वेयर हाउस इज द मेन रिपोजिटरी ऑफ कस्टमर्स डाटा। ठीक है, यहाँ पे आपका सारे कस्टमर का डाटा क्या होता है, सेव होता है। फिर उसके अंदर क्या होता है, हमारा डाटा इन द डाटा वेयर हाउस प्रोसेस देयरफॉर इज मोर इंटीग्रेटेड एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, आप क्या करोगे, मतलब उसमें प्रोसेस करके रखोगे कि आप जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, उसका नाम हो गया, फिर उसका यहाँ पे एड्रेस हो गया, मतलब इस तरीके से आ जाएगा। जैसे आपने उसमें डाला अपने सॉफ्टवेयर में उसका फ़ोन नंबर, तो आपके इसमें यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर उसने पास में कितनी परचेस करी है, वो कितनी बार आपकी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता है, वो किस कॉम्पिटिटर का अपना प्रोडक्ट खरीद रहा है, आपके उसमें सारा सारा डाटा आ जाएगा। जब आप रिसर्च करोगे कि हमें किस तरीके से अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी है, इस कस्टमर को किस तरीके से लुभाना है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ से ही आप इजीली कर सकते हो। वाइल द इंफॉर्मेशन इज इन द डाटाबेस टेंड्स टू बी रियल टाइम, द इंफॉर्मेशन इन द डाटा वेयर हाउस कैन बी अपडेटेड रेगुलरली। तो देखो, जब डाटाबेस हमारे पास में था, डाटाबेस हमारे पास में क्या होता है, जो हमारी फाइल्स वगैरह होती है ना, और हम लोग अपना उसमें PDF में या फिर डाटा सेव करके रख लें ऐसे करके, तो उसमें क्या आप लोग ईजिली चेंज नहीं कर सकते। तो जो डाटा रहेगा वो आपका जो पुराना जो डाटा था, ठीक है, वही चलता रहेगा। बट इन सॉफ्टवेयर में आप क्या है, डे बाय डे, और जैसे ही आपका डाटा क्या होता है, चेंज होता है, तो आप लोग क्या उसमें चेंजेस कर सकते हो, जिससे क्या होता है आपका मतलब आपको न्यू अपडेटेड डाटा मिलता रहता है। वाइल डाटाबेस फोकसेस ऑन ऑटोमेटिंग द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, डाटा वेयर हाउस लुक्स मोर एट असिस्टिंग मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग मोर एडवांस्ड एनालिसिस एंड दस मेकिंग बेटर डिसीजन। ठीक है, अब इस वाली चीज़ को समझाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि डाटा जो डाटा वो है, वेयर हाउस जो है आपका, वो क्या करेगा, अब वो इजीली आपको सारी सारी दे देगा इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हो कि सब कुछ मतलब एकदम एक डिसीजन बनाने में, एनालाइज करने में, कि एनालिटिकल आपका रोल बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आपको क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि डाटा वेयर हाउसिंग को फ़ायदे क्या हैं और हमको मतलब ज़रूरत क्यों है आज के टाइम पे, क्योंकि एक एडवांस चीज़ है, एडवांस वर्जन है हर एक चीज़ का। ठीक है, और यही चीज़ मतलब आज के टाइम पे चलेगी और इन फ्यूचर भी यही रहेगा। तो आप लोग मतलब अगर पुरानी वाली टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग यूज़ करते रहे, फाइल और ये डायरीज मेंटेन करना, फाइल्स बनाना, तो भैया हम आज भी फिर मतलब कहेंगे कि हम वर्ल्ड में कैसे कॉम्पीट करें, तो हम कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे, जबकि हम लोग तो इतना पीछे चल ही रहे हैं। चलो आगे चलें। डाटा माइनिंग इन CRM, ये एक इम्पॉर्टेंट है, डाटा माइनिंग इन CRM। तो इसमें देखो क्या होता है, कस्टमर लाइफ साइकिल। सबसे पहले कस्टमर की लाइफ साइकिल देखी जाती है। जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट में पढ़ाया था ना, एक कि मतलब एक हमारा एक एजेड लोग होते हैं, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। पैदा होता है बच्चा, उसकी फिर इस तरीके से डेथ हो जाती है लास्ट में। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ाई थी। तो मैं बार बार क्या ये चीज़ पढ़ाऊँ आप लोगों को, तो मैं आपको बस बता देता हूँ इसमें। तब देखो, जब इस वाले एज में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, जब मतलब बच्चा पैदा होता है और 0 से लेकर 12 ईयर्स, तो उसकी मर्जी ज़्यादा नहीं चलती। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स की मर्जी चलती है, तो पेरेंट्स को आप लोग लुभाते हो। तो कंपनी यही करेगी कि अगर कंपनी ये देखिए कि भैया हमारा जो कस्टमर है वो किस लाइफ साइकिल में है। अगर इस वाली लाइफ साइकिल में है तो वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे कि जो उसको लुभाएं। इस वाली लाइफ साइकिल में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे जो उसके पेरेंट्स को जो थोड़े सस्ते हों। इस वाली लाइफ साइकिल में कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो बुढ़ा हो जाता है और उसकी अपनी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो की स्टेजेस इन द कस्टमर लाइफ साइकिल, तो कस्टमर लाइफ साइकिल के ऊपर CRM बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे जो कस्टमर जो चाहता है, हमारी कंपनी उसी के हिसाब से चलती है, और हमारा क्या है, डाटा भी उसी के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको। फिर हमारा क्या था, प्रोस्पेक्टस, पीपल हु आर नॉट येट कस्टमर्स बट आर इन टारगेट मार्केट। हमको ये चीज़ देखनी है, कस्टमर जो हमारे नहीं बने हैं अभी तक, उनको हमको क्या करना है, टारगेट करना है, और उनको हमको अपनी कंपनी के साथ में जोड़ना है। रिस्पॉन्डर्स कौन होते हैं, जो कुछ हद तक हमारी कंपनी में क्या करें, इंटरेस्ट शो करें। मतलब कभी जैसे महीने में एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया, या फिर कभी साल में 2-3 बार प्रोडक्ट खरीद ले रहे हैं, बट एक रेगुलर कस्टमर नहीं है। ठीक है, फिर हमारे कौन से आते हैं, एक्टिव कस्टमर्स। एक्टिव कस्टमर्स हमारे वाले कस्टमर्स हैं जो करंटली कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर्स हैं और हमारी कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। फिर हमारा क्या आता है, फॉर्मर कस्टमर्स। तो फॉर्मर कस्टमर्स हमारे कौन से होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी वजह से क्या हुआ कि हमको छोड़ गए। ठीक है, और क्या क्यों छोड़ गए, क्योंकि भैया वो हमारा पेमेंट नहीं कर पा रहे थे और इस वजह से वो भागे अपना मुंह छुपा के। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, हमको इन सब कस्टमर्स का क्या करना पड़ता है, ध्यान अपना रखना पड़ता है। कहीं जो हमारे देखो, जो हमारे फॉर्मर कस्टमर्स हैं और वो वापस आ जाए सामान लेने के लिए, तो दुकान वाला भी देखो क्या कहता है, आप किसी भी शॉप में जाओगे, ठीक है, आज आप उधार ले आए, और जब कल फिर से उससे कहोगे ना कि भैया आज उधार दे दोगे क्या, वो क्या बोलेगा कि ना भैया मैं नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि यार तू पहले वाला तो चुका नहीं रहा, तुम्हारा 1 महीने से पहले का ड्यू पड़ा हुआ है, पहले वो तो चुका जाओ, फिर मैं दे दूंगा तुमको। ठीक है, तो इससे क्या होता है हमारा, इससे कहीं ना कहीं हमारे मतलब कस्टमर को हमको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि जो हमारा सबसे पहले
मतलब कोई ऐसा कस्टमर ना हो जो हमारा क्या कर जाए, बैंक करप्ट हो जाए। जैसे हमारा कई बार मतलब आपने देखा होगा एनपीएस हमारे बैंक में, तो एनपीएस में यही है कि उन्होंने सीआरएम मेंटेन नहीं किया अपना फॉर्म में। जो हमारे कस्टमर्स जो मतलब चुरा चुरा के पैसे भाग रहे थे उनको भी लोन देते रहे, फिर वो भाग गए सारे का सारा पैसा लेके। बस यही चल रहा है उसमें। तो सीआरएम देखो मतलब हर सब्जेक्ट में पढ़ने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली बैंकिंग में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्योंकि हमारा बैंकिंग में ही सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ती रहती हैं। आगे चलें, एन इंट्रोडक्शन टू सीआरएम पैकेजेस। ठीक है, तो सीआरएम पैकेजेस में देखो इसमें हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो आते हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था अपना, द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम today's enterprise application systems, and rightly so. The market trends have been driving this and the environment which is influencing the scenario of single ERP vendor. Less customization, more frequent upgrades, integrated modules, web services, vendor कंसोलिडेशन, आउटसोर्स सपोर्ट एंड होस्टिंग ईटीसी। ठीक है, तो देखो यही है कि बेसिकली बात ये है इस पूरे इसमें कि आप लोगों को आज के टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, एडवांस सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए? क्योंकि कस्टमर मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बदल रहा है। ठीक है, और जब कस्टमर हमारा बदल रहा है तो उस वाले केस में हम लोग को क्या चाहिए कि हमको अपने कस्टमर की हर एक नीड को देखना है। हमको ये चाहिए कि हमारा कस्टमर हर जगह पे मतलब हम उसको सेटिस्फाई कर पाएँ और उसको क्या चीज़ चाहिए ये चीज़ हमको एडवांस में पता रहे, सो दैट कि हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकें, अपनी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है, आपको समझ में आई ये सब चीज़ें? अब देखो कुछ भी था नहीं ना इसमें, सीआरएम में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओरेकल एंड एसएपी हमारे क्या है, दो सॉफ्टवेयर हैं जो आज के टाइम पे चल रहे हैं सीआरएम में। ठीक है, तो आप लोग इनका भी नाम याद रखना, कहीं क्वेश्चन पूछ ले आपसे। तो देखो ट्रेडिशनल अप्रोच विच रिलेशनशिप अप्रोच, हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे कि हमारा ट्रांजेक्शनल अप्रोच, सॉरी, क्योंकि जो पहले के टाइम पे जो चल रही थी और आज के टाइम पे जो चल रही है तो वो क्या मतलब दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रिलेशनशिप मार्केटिंग जो आज के टाइम पर हम पढ़ रहे हैं और ट्रांजेक्शन अप्रोच जो पहले चलती थी, तो क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इसमें, रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना, रिलेशनशिप को क्रिएट करना। और इसमें क्या है कि हाँ भैया ले गए प्रोडक्ट, कोई बात नहीं आप ले जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई आपका डाटा वाटा नहीं लेंगे। फिर इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को और क्या है, इंटरेक्शन रिलेटेड। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि मतलब दोनों तरफ से इंटरेक्ट किया जाता है ना, कि आपको क्या चीज़ चाहिए सर, आप क्या चीज़ देख रहे हैं आपको फ्यूचर में, और क्या क्या आपकी डिमांड्स हैं इस तरीके से। एक्शन रिलेटेड मतलब जो चीज़ आपका प्रोडक्ट लेके गया आप उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या करोगे, बनाओगे। फिर हमारा क्या आता है, इम्प्लीमेंशन रिलेटेड, और ये भी हमारा क्या है, इम्प्लीमेंशन ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स हुए किसके, हमारे रिलेशनशिप मार्केटिंग के और ट्रांजेक्शन मार्केटिंग के। फिर हमारा क्या आता है, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। तो देखो रिलेशनशिप मार्केटिंग हमारी क्या होती है, लॉन्ग टर्म रहेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें, कहीं ना कहीं अपने क्या बना रहे हैं, रिलेशंस को क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, हम प्रेजेंट में तो कर ही रहे हैं और हम लोग अपने फ्यूचर का भी रिलेशनशिप को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। और इसका कैसा रहेगा हमारा ट्रांजेक्शनल का, इसका भी हमारा लॉन्ग टर्म रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसका देखो लॉन्ग टर्म तो है बट हम इतना ज़्यादा लॉन्ग इसका नहीं जाता। ठीक है, तो हमारे लॉन्ग किसका रहेगा ज़्यादातर, अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रांजेक्शन अप्रोच का या फिर ट्रांजेक्शन अप्रोचिंग का या फिर रिलेशनशिप मार्केटिंग का किसका ज़्यादा हमारा लॉन्ग टर्म का रहता है, तो हम लोग किस में कहेंगे, हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग पे। फिर हमारा क्या आता है, फंडामेंटल स्ट्रेटजीज। तो फंडामेंटल स्ट्रेटजीज हमारी क्या आती हैं कि मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स। तो हमारा जो है ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग जो है वो हमारे किस में आएगा कि आप लोग ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग में फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, मतलब न्यू कस्टमर्स को ज़्यादा लेंगे, और हमारे जो मतलब मेंटेनेंस जो करनी है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की, उसको भी हम लोग अपने रिलेशनशिप को इसमें बना के रखेंगे। फिर हमारा क्या था, फोकस इन डिसीजन प्रोसेस, फोकस इन डिसीजन प्रोसेस आएगा ना। तो रिलेशनशिप मार्केट में क्या होगा, ऑल फेसेस फोकस ऑन पोस्ट सेल्स डिसीजन एंड एक्शन। ठीक है, प्री सेल्स एक्टिविटीज हमारी किस में आएगी, ट्रांजेक्शन मार्केटिंग में आएगी। इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किससे रहेगा, हाई रहेगा रिलेशनशिप मार्केटिंग में, जबकि ट्रांजेक्शन मार्केटिंग में कैसे रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, डिग्री ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस जनरली लो रहेगा और इसमें भी इसमें जनरली हाई रहता है। ठीक है, इसमें लो रह गया है तो इसमें हाई रहेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे गलती से लो हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको हाई कर लेना। चलो, फिर उसके बाद में देखो क्या होगा, हमारे इसमें जनरली लो रहेगा किसमें, ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग में, कि बताए दोनों के ऊपर एक दूसरे पर डिपेंडेंस नहीं है। वो कहेगा ठीक है भैया आपको प्रोडक्ट खरीदना आप खरीदो, हम कोई मार्केट में रिसर्च वगैरह नहीं कर रहे। डिग्री ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या रहेगा रिलेशनशिप मार्केट में, मैनेजिंग द क्या होगा, मैनेजिंग द कस्टमर बेस होगा ना हमारा, क्योंकि हमको क्या करते हैं, हम लोग रिलेशनशिप मार्केट में कंज्यूमर बेस ही बनाते हैं हमारा। ये चीज़ आपको समझ आ रही है ना। फिर हमारा क्या होगा, ट्रांजेक्शन मार्केट में मॉनिटरिंग मार्केटिंग शेयर, और हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दें कि हम कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को क्या कर सकें, सेल कर सकें और अपने मार्केट शेयर को क्या करें, इंक्रीज कर सकें।
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। चलो देखो, हमने सीआरएम भी अपना कंप्लीट कर लिया, हमारा सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, आई होप आपको सारी वीडियोस सही लगी होंगी और पसंद भी आई होंगी, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए, दूसरे अपने फ्रेंड्स को बताइए किस तरीके से हम लोग कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए फ्री बैच दे रहे हैं। और अभी देखो, हमने अपना टॉपिक चैप्टर सारा का सारा 2 महीने पहले अपने पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया ना, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आप लोग कहीं ऐसे सोच रहे हो कि भैया कि छोड़ देंगे सर, आप पढ़ेंगे हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे अपना, अब हम लोग इसके बाद में रिवीजन करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा रिवीजन स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आप लोग पढ़ते जाओ और जो जो टॉपिक आप लोग पढ़ते जाओगे मैं उसका रिवीजन आप लोगों को करवाता जाऊँगा, और फिर आप लोगों को भी मतलब एक बार चीज़ दिमाग में फिर से अच्छे से बैठने लग जाएंगी। और जैसे बैठने लगेंगी तो उससे क्या होगा आप लोगों का कि मतलब पेपर में जब चीज़ आएगी ना, कि एक बार आपने पढ़ा होगा, एक बार मैंने रिवाइज किया होगा, तो फिर से आपने पढ़ा होगा, एक बार आपने अपनी तरफ से फिर रिवीजन करोगे लास्ट में अपने नोट्स का, तो जब पेपर में 3-4 बार आप वही चीज़ पढ़ लोगे, जब 3-4 बार पेपर में आएगी, तो उसके अंदर पेपर में कब कुछ भी आ जाए मतलब उससे रिलेटेड, चाहे डीप में क्वेश्चन आ जाए, चाहे एक ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन आ जाए, आप लोग कुछ भी छोड़ के नहीं आओगे, आपका सारा का सारा पेपर आराम से हो जाएगा इस वाले पेज में। ठीक है, तो चलो अपने इस वाली वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अपनी जो रिवीजन की वीडियोस हैं उन लोगों के लिए जरूर जोड़ना। मतलब ऐसा नहीं कि रिवीजन की वीडियो छोड़ देना, छोटी छोटी सी वीडियोस बनाऊंगा, मतलब 5-5 मिनट की एक एक कंसेप्ट उठाया करूंगा। तो 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज नाम से अपनी एक सीरीज चलाएंगे हम लोग, जिसमें डेली की डेली 1 या 2 वीडियोस में डाला करूँगा एक एक कंसेप्ट की आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो आप लोग उसमें से एक बार पढ़ना, फिर अपने रिवाइज कर लेना, और फिर आप लोग एक बार डेप्थ में जो हमने वीडियो सुनाई उसको टॉपिक उठा लेना। बस सारा का सारा आपका काम इसी से कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ भी आपका टॉपिक छूटेगा भी नहीं। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।